नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आप देख रहे हैं आवाज एट 9। आपका बहुत बहुत स्वागत है। पश्चिम बंगाल में ममता, तमिलनाडु में जया, असम में बीजेपी और केरल में लेफ्ट। कांग्रेस की एक और करारी हार। यह है आज आए चुनाव नतीजों का निचोड़। नॉर्थ ईस्ट में पहली बार कमल खिला है तो बीजेपी जश्न मना रही है। चुनाव की खबरों पर विस्तार से होगी बुलेटिन में बातचीत, लेकिन उससे पहले देख लीजिए इस वक्त की सुर्खियां। बाजार में ब्लैक मनी रोकने पर सेबी का कड़ा कदम। पी नोट्स के लिए अब केवाईसी जरूरी। एसआईटी के सुझाव के बाद सेबी बोर्ड मीटिंग में फैसला। शेयर बाजार में तेज गिरावट। सेंसेक्स 300 पॉइंट से ज्यादा टूटा। 7,800 के नीचे निफ्टी। तमिलनाडु में जयललिता की जीत से चढ़ा राज टीवी तो टूटा सन। तेलंगाना के सीएम से मिले एप्पल सीईओ टिम कुक। हैदराबाद में नया ऑफिस खोलने का ऐलान। भारत में एप्पल को मिल सकती है सेकेंड हैंड फोन बेचने की इजाजत। आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। मारुति ने 20,000 से ज्यादा एस क्रॉस कारें रिकॉल की। ब्रेक सिस्टम में गड़बड़ी के बाद कंपनी का फैसला। और लू की चपेट में पूरा उत्तर भारत। अहमदाबाद में पारे ने तोड़ा 100 साल का रिकॉर्ड। मौसम विभाग ने चेतावनी दी, बहुत जरूरी हो तो ही दोपहर में घर से निकले लोग। बाजार में ब्लैक मनी को रोकने के लिए सेबी ने आज सख्त कदम उठाया है। सेबी की बोर्ड मीटिंग में पी नोट्स के लिए केवाईसी अब जरूरी होगा। पी नोट्स ट्रांसफर यानी इनको खरीदने वालों के लिए भी अब केवाईसी जरूरी होगा। बोर्ड मीटिंग पर ज्यादा जानकारी दे रही हैं हमारी संवाददाता राधिका कुमार। पी नोट के जरिए देश में ब्लैक मनी के राउंड ट्रिपिंग पर रोक लगाने के लिए आज सेबी ने एक अहम फैसला लिया है। उस फैसले में उन्होंने कहा है कि अब पी नोट खरीदारों को अपनी पूरी केवाईसी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी और यही नहीं, ट्रांसफर के लिए भी केवाईसी इंफॉर्मेशन देना अब जरूरी होगा। ये फैसला उन्होंने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम के सुझाव पर लिया है। पी नोट्स के लिए केवाईसी जरूरी, इस खबर का मतलब क्या है, ये समझने के लिए अब हम बात करेंगे सीएनबीसी आवाज के मार्केट एडिटर अनिल सिंघवी से। सिंघवी जी, पी नोट्स के लिए केवाईसी को जरूरी तो कर दिया गया है, इससे एफआईआई जो इसे खास तौर पर इस्तेमाल करते हैं उन पर क्या असर पड़ेगा? हिंदुस्तान में पैसा लगाने वाले विदेशी निवेशकों के तौर तरीकों में अब बदलाव होगा। अब हर एक विदेशी निवेशक को हिंदुस्तान में सेबी के साथ रजिस्टर करवाना होगा, केवाईसी करनी होगी। यानी कि जो विदेशी निवेशक पार्टिसिपेटरी नोट के जरिए अब तक हिंदुस्तान में पैसा लगाते थे, अब उनके लिए सीधे तौर पर सेबी में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इसका मतलब ये होगा कि जो जेन्युइन एफआईज है उनके लिए शायद थोड़ी सी प्रोसीजर को लेकर मुश्किलें बढ़ेगी, वक्त ज्यादा लगेगा। लेकिन जो पैसा ऐसे रूट से बाजार में आ रहा है या जिनके आइडेंटिटी पर सेबी को थोड़ा भी संदेह है कि इन पी नोट्स के पीछे कौन लोग हैं, कहां से पैसा आ रहा है और असल में कौन व्यक्ति है, उनके लिए थोड़ी सी मुश्किल होती हुई नजर आएगी। तो कुल मिलाकर अब सेबी इस पैसे पर जो कि पी नोट्स के जरिए हिंदुस्तान के बाजारों में लगता है, उस पर कड़ी, पैनी और साफ तौर पर नजर रख पाएगी। जी, तो सेबी ने तो अपना रुख यहां पर अनिल जी कड़ा कर दिया, लेकिन इसका क्या शेयर बाजार पे भी असर पड़ सकता है? किस तरह का असर देखेंगे? बाजार के लिए शॉर्ट टर्म में ये एक नेगेटिव माना जा रहा है, क्योंकि बाजार की चिंता क्वांटिटी ऑफ मनी को लेकर है और सेबी की चिंता क्वालिटी ऑफ मनी को लेकर है। तो ऐसे में हो सकता है सेंटीमेंट के लिहाज से कुछ कमजोरी हम बाजार में पहले ही देख चुके हैं, कुछ और कमजोरी कल हो। लेकिन लॉन्ग टर्म में लोग ये मान रहे हैं कि ये एक अच्छा कदम है जिससे सही पैसा हिंदुस्तान में लंबे समय के लिए लगता हुआ नजर आएगा। तो कल एक बात साफ है, बाजार पर थोड़ा सा सेंटीमेंट के लिहाज से इसका दबाव रहेगा, लेकिन शायद बड़े इन्वेस्टर्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इस कदम का स्वागत करेंगे और वो घबराएंगे नहीं। जी अनिल जी, बहुत शुक्रिया इस एनालिसिस के लिए। इधर पी नोट्स पर नियमों में बदलाव का कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स इंडिया के पवन कुमार ने स्वागत किया है। उनका कहना है कि जो ईमानदार हैं उनको डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन बेईमानों के लिए जरूर खतरे की घंटी है। ईमानदार इन्वेस्टर को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बेईमान इन्वेस्टर को प्रॉब्लम होती है। वो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि पी नोट के पीछे आपको ये समझना चाहिए कि क्यों पी नोट में ये इशू आ रहा है। इंडिया में इस समय 2,32,000 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट है पी नोट में, विच इज अराउंड 35% ऑफ एफआईआई इन्वेस्टमेंट। अब आप इसमें बताइए कि हमेशा ये रहता है कि ये एड्रेस लेस ऑर्गेनाइजेशन है,
इनके पीछे कौन है किसी को नहीं मालूम। वहीं सेबी के पूर्व ईडी जयंत गुप्ता ने पी नोट्स पर केवाईसी जरूरी किए जाने को लंबी अवधि के लिए एक अच्छी चीज बताया। हालांकि उन्होंने ये माना है कि अभी शॉर्ट टर्म में इसका नुकसान बाजार में होगा। All the noises that will happen all over the place will be only to resist change, but it is a good thing in the long run, because any country or any investor want to be there in a place where there is a transparency and you know whom you are dealing with. So short term there could be issues, there could be some problems, but long term there will not be any problem. और अब बात करेंगे आज की एक और बड़ी खबर की, जो आई है 5 राज्यों में हुए चुनावी नतीजों से। दो 2014 की लोकसभा की लड़ाई के बाद एक बार फिर चुनावी मुकाबले में कांग्रेस बीजेपी से पिट गई है। 2016 की राज्यों की लड़ाई में बीजेपी ने कांग्रेस को धो दिया है। असम में 15 साल से सत्ता पर काबिज गोगोई सरकार को जनता ने धूल चटा दी है। हैट्रिक लगा चुके गोगोई चौका लगाने से चूक गए। यह पहली बार कमल खिला है। पूर्व उत्तर में बीजेपी के अच्छे दिन आए हैं तो दूसरे राज्यों में भी कांग्रेस के लिए टेंशन ही है। हम आपको दिखा रहे हैं 5 जश्न की तस्वीरें जो बताती हैं आज के 5 नतीजों के बारे में। असम, केरल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पुडुचेरी। असम में सीधे तौर पर बीजेपी ने कांग्रेस का किला ध्वस्त कर दिया है तो पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की धमाकेदार जीत हुई है। ममता दीदी की दूसरी पारी पर लोग जश्न में डूबे हैं तो वहीं तमिलनाडु में कांग्रेस डीएमके गठबंधन की हार हुई है। सबको चौंकाते हुए जयललिता अपनी कुर्सी बचाने में कामयाब रही तो केरल में कांग्रेस की अगुवाई वाली यूडीएफ सरकार को मुंह की खानी पड़ी। लेफ्ट पार्टी यहां जीत का जश्न मना रही है। हार के बीच पुडुचेरी में कांग्रेस की थोड़ी बहुत इज्जत बच गई। असम में कमल खिलने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी खुश दिखे। जब वो दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय पहुंचे तो उनका फूलों से स्वागत किया गया। पीएम मोदी ने कहा कि असम में पार्टी की जीत बताती है कि देश की जनता सरकार के कामों को सराह रही है। और आज जो नतीजे आए हैं, ये नतीजे भारतीय जनता पार्टी के लिए, एनडीए के लिए अत्यंत उत्साहवर्धक है। इस चुनाव परिणामों से साफ हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी की विकास की जो विचारधारा है, सामान्य मानवी के जीवन में बदलाव लाने का जो अथक प्रयास है, उसको देश की जनता भली भांति सराह रही है। विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन को अमित शाह ने कांग्रेस मुक्त भारत की दिशा में एक और कदम बताया है तो वहीं सीपीएम महासचिव ने सीताराम येचुरी ने कहा है कि पार्टी जनता तक नहीं पहुंच पाई। कांग्रेस ने अपनी हार मान ली है। ये 5 राज्यों के परिणाम के बाद केरल से लेकर कश्मीर तक और कच्छ से लेकर कामरूप तक पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की नींव मजबूत करने का काम मैं मानता हूं कि हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत अच्छी तरह से किया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 5 राज्यों के चुनाव में जनादेश को विनम्रता से सर झुकाकर स्वीकार करती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 5 राज्यों की जनता का भी धन्यवाद करती है जिन्होंने प्रजातंत्र को इस चुनाव में सशक्त किया। 2014 के जो आपके लोकसभा चुनावों के अंदर जिस तरीके की परसेंटेज थी, तकरीबन उसी तरीके की मेंटेन हुई है असेंबली इलेक्शन में। यानी कुछ खास मतलब उसके अंदर परिवर्तन नहीं आया जो हम लोग प्रयत्न कर रहे थे। ये इसलिए हम क्या कह रहे हैं, ये क्या क्यों हुआ, क्यों जो उम्मीद कर रहे थे वो हासिल नहीं हो पाया, इसकी एक गंभीर समीक्षा की जरूरत है और वो समीक्षा होगी। तो हारी हुई पार्टी समीक्षाओं की बात कर रही है। इधर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी पर जनता की ममता जारी है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने जो भारी जीत हासिल की है, अपनी इस शानदार जीत पर ममता बनर्जी ने कहा है कि विरोधियों को उन्होंने करारा जवाब दिया है। Prediction is also very correct and you are always playing an impartial role.
And this victory, I think, the people gave the befitting reply to all. So in our democratic system, people are the main supreme. They are my strength, they are my inspiration, they are my friend, philosopher and guide. Did you actually think, even for a moment during the run-up to the counting or during the polls, that you would get 200 plus seats? Yes, this was my calculation. It was 200 plus the beginning. Right. But there are some groups, they started making some conspiracy and all this. It is, the BJP also, CPM also, Congress also, and one section of monopoly media in Bengal. तो तमिलनाडु में जयललिता के नेतृत्व में एआईएडीएमके को भारी बहुमत मिला है। इस जीत को जयललिता ने ऐतिहासिक बताया क्योंकि 1984 के बाद सत्ता में बैठी कोई पार्टी बहुमत के साथ चुनाव नहीं जीत पाई है। Party and I are indebted to the people of Tamil Nadu for giving us this historic victory. It is truly historic because after 1984, no ruling party in the state has been able to win the elections and form the government a second successive time. So, we are indebted to the people of Tamil Nadu. इधर कुछ जगहों पर हुए उपचुनाव के नतीजे भी मिले जुले रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जहां समाजवादी पार्टी का जलवा दिखाया तो गुजरात में बीजेपी और तेलंगाना में टीआरएस अपनी साख बचाने में कामयाब रही हैं। उत्तर प्रदेश की बेलारी और जंगीपुर सीट समाजवादी पार्टी के खाते में गई है। दोनों जगह पर एसपी ने बीजेपी को शिकस्त दी है, जबकि झारखंड में एक सीट बीजेपी और एक सीट कांग्रेस के हाथ लगी है। तेलंगाना की पालेर सीट पर कांग्रेस को हराकर टीआरएस ने कब्जा जमाया है। गुजरात की तलाला सीट पर बीजेपी को विजय मिली है। और इसी चुनावी उठापटक के बीच आज बाजार भी कुछ सुस्त दिखाई दिया। बाजार में आज गिरावट का दिन था। सुबह से ही बाजार अच्छे मूड में नहीं था और उसे विदेशी बाजारों से भी अच्छे संकेत नहीं मिले। दोपहर में यूरोपीय बाजारों के गिरने के बाद बाजार में और ज्यादा मायूसी और गिरावट बढ़ती दिखाई दी। आखिर में बाजार गिरावट के ही साथ बंद हुए। आज सेंसेक्स निफ्टी दोनों 1% से ज्यादा गिरे हैं। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी आज गिरावट हावी रही। दोनों इंडेक्स 1% से ज्यादा नीचे आए। वहीं बैंक निफ्टी पर भी खासा दबाव देखने को मिला। पी नोट्स के लिए केवाईसी जरूरी बनाए जाने की आशंका में, जो बाद में हुआ भी सच साबित, बाजार आज कमजोर ही ट्रेड करता रहा और आखिर में गिरावट के साथ ही बंद हुआ। लेकिन बाजार और चुनाव, आज चुनावी नतीजों का शेयर बाजार पर अब क्या असर पड़ेगा, इस पर अब हम बात करते हैं कि अब जो नतीजे आए हैं उससे क्या नए समीकरण बनेंगे, बाजार कैसे उस पर रिएक्ट करेगा। हमारे सहयोगी डिम्पी कालरा हमारे साथ है। डिम्पी, किस तरीके का असर पड़ता हुआ देखेंगे हम नतीजों पर? आज भी बाजार में हलचल थी, लेकिन अब आगे बाजार का क्या रुख रहेगा? चुनाव में जो पार्टी जीतती है उसके साथ से कुछ एक जुड़ी हुई कंपनी स्टॉक मार्केट में भी है, जहां पे आप उसका रिएक्शन आता हुआ देखेंगे। हमने अलग अलग चारों राज्यों में ये जानने की कोशिश की, जो पार्टी जीत रही है तो उसका इंपैक्ट स्टॉक मार्केट में कैसे पड़ेगा। अगर आप तमिलनाडु के हिसाब से देखें, भले एआईडीएमके ने यहाँ पे लीडरशिप ली है, लेकिन दोनों ही पार्टी डीएमके और एआईडीएमके उन दोनों ने डिसाइड कर रखा था कि अगर सत्ता में आएंगे तो शराबबंदी करेंगे। हालांकि डीएमके पूरी तरह से एक साथ पूरे प्रदेश में नशाबंदी को लेकर था, लेकिन एआईएडीएमके यहाँ पे चाहता था कि फेसेस में यहाँ पे नशाबंदी की जाएगी। तो यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो लिकर कंपनीज हैं उनके लिए नुकसान होता हुआ दिखेगा। इसके अलावा राज टीवी एक बड़ा बेनिफिशियरी है, जो कि एआईडीएमके के सत्ता में वापस से लौटने की खबर से आज काफी अच्छी तरह से चलता हुआ दिखा और सन टीवी को काफी तेजी से नुकसान देखने को मिला। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में जब चुनाव है तो इसमें अगर आप कुछ सेक्टर की कंपनियां देखेंगे तो वहां पे आपको दिखेगा कि क्योंकि सरकार कृषि पक्ष में ज्यादा नीतियां बनाती है और किसानों के पक्ष में ज्यादा नीतियां हैं एज पर इंडस्ट्रियलाइजेशन के मुकाबले, तो यहाँ पे आपको जैन इरिगेशन, एस्कॉर्ट्स, ईपीसी जैसी कई कंपनीज को फायदा होगा जो कि सीधा सीधा कृषि से जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा पोर्ट नीति भी सरकार की आगे लिस्ट में है, जो कि आगे बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होगी। इसका फायदा यहाँ पे पोर्ट बनाने वाली कंपनीज को मिलेगा, जिसमें अदानी पोर्ट, गुजरात पीपा पोर्ट जैसी कंपनीज को फायदा मिल सकता है। इसके अलावा हेल्थ केयर को लेकर भी सरकार की बड़ी योजनाएं हैं, जिसका बेनिफिट आने वाले दिनों में ऑर्डर के रूप में या फिर एक्सपेंशन के रूप में मिलेगा, जिसमें फोर्टिस हेल्थ केयर, अपोलो हॉस्पिटल, नारायण हृदयालय जैसे शेयर शामिल हैं। इसके अलावा राज्य में डिजिटाइजेशन
इंडस्ट्रियलाइजेशन और यूथ को जॉब देने के कारण जो है ये सरकार आगे बड़ी योजना बनाने के लिए प्रस्तावित कुछ एक कदम उठा सकती है, जिसका फायदा इन्फोसिस, एचसीएल टेक, हेक्सावेयर जैसी कंपनी को मिलेगा। बहुत शुक्रिया डिम्पी इस पूरी जानकारी के लिए। तो कई कंपनियां हैं जो प्रभावित होगी अब इन नए चुनावी समीकरणों से, नए चुनावी नतीजों से। चलिए यहां पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद दक्षिण में सियासी पारा चढ़ा हुआ है तो उत्तर में सूरज का पारा, जी हां, गर्मी ने 100 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पूरी खबर देखेंगे इस ब्रेक के बाद। देश के कई शहरों में 50 डिग्री का टॉर्चर चल रहा है, यानी आसमान से आग बरस रही है। लू से हाल बेहाल है और जहां जहां गर्मी का भीषण प्रकोप है उनमें से कई जगह पानी की भी गंभीर समस्या है। गर्मी में लोगों को किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। देश ने ऐसी गर्मी कभी नहीं देखी। पारे का ऐसा प्रचंड प्रहार देश ने कभी नहीं देखा। गुजरात में गर्मी ने 100 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आज अहमदाबाद, गांधीनगर, डीसा में 48 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। 1916 वो साल था जब अहमदाबाद में 47.8 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया था। यही नहीं, कई इलाके हैं जहां तापमान 50 डिग्री के पास जा चुका है। लू के थपेड़ों ने बाहर निकलना मुश्किल कर दिया है। चिंता की बात यह है कि हाल फिलहाल इस तेज गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है। मोटे तौर पर तो ये जो उत्तर पश्चिम और मध्य भारत है, यहाँ गर्मी रहेगी पूरा लगभग एक सप्ताह, लेकिन अभी तो टेम्परेचर इस समय जितने बने हुए हैं उससे थोड़ा जरूर कम हो जाएंगे। देश में सबसे ज्यादा हालात खराब हैं दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़। उत्तर प्रदेश और विदर्भ, महाराष्ट्र के कुछ हिस्से हीट वेव की चपेट में हैं। खुद आईएमडी ने ये मैप जारी कर लोगों को चेतावनी दी है। दिल्ली में अधिकतम तापमान 47 डिग्री तक पहुंच गया है। यहाँ पर बहुत ही गर्मी लग रही है, टेम्परेचर बहुत ही हाईएस्ट है और रेड अलर्ट जैसा भी है। It's very hot because in Germany we have at this time normally 20 degrees, 25 degrees. गुजरात के कंडला और सुरेंद्र नगर में तो तापमान 48.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। अहमदाबाद में भी पारे ने पिछले 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। एक्चुअली काम की वजह से निकलना पड़ता है, लेकिन अभी धूप इतनी है कि सहन नहीं हो रहा है। गर्मी के लिए हम पानी की बोतल भी लेके निकलते हैं घर से, तो वो भी आधे घंटे में एकदम गर्म हो जाता है, पीने लायक रहता नहीं है। गर्मी तो इतनी ज्यादा है सर कि अगर ज्यादा चलाएंगे हम तो बीमार पड़ जाएंगे, और जितना कमाएंगे नहीं उससे ज्यादा तो हम डॉक्टर को दे देंगे सर। इधर मौसम विभाग ने बढ़ती हीट वेव के चलते विदर्भ में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पारा 47 के पार जाने पर ऑरेंज अलर्ट जारी होता है। अकोला जिले का तापमान तो 47.1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। मौसम विभाग ने एडवाइजरी जारी करके लोगों से कहा है कि जरूरी काम न हो तो सुबह 11 बजे से 4 बजे के बीच घर से बाहर न निकलें। ह्यूमिडिटी का प्रमाण भी बहुत बढ़ा हुआ है। टेम्परेचर जो कि 1 या 2 डिग्री कम हुए हैं, किंतु आर्द्रता बढ़ी हुई है, जो कि ये इस कंडीशन बहुत ही मानव हेल्थ के हिसाब से देखा जाए तो डेंजरस होती है। मौसम का हाल कुछ ऐसा है कि सुबह से ही गर्म हवाएं घेर लेती हैं, दोपहर तक तेज लू चलने लगती है। ऐसे में खुद को कैसे बचाया जाए, बस पूरा दिन इसी जुगत में बीत जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट। इधर बढ़ते तापमान और भीषण लू का असर सब्जियों पर भी दिख रहा है। पिछले 15 दिनों में सब्जियों के दाम लगभग दोगुने हो गए हैं। फिलहाल सब्जियों के दाम कितने बढ़ गए हैं जानने के लिए हमारी संवाददाता ईशा शर्मा पहुंची दिल्ली की सब्जी मंडी में। टिंडा हो गया है 40-50 रुपए किलो लगभग चल रहा है, पहले था 30-35 रुपए। तो ये बारिश ना होने से ज्यादा फर्क पड़ गया। अब हर चीज पे जैसे लौकी है, लौकी भी कम आ रही है, ये भी 30 हो गई है, पहले 25-20 चल रही थी। खीरा है, खीरा भी 15-10 चल रहा था, अब 20 रुपए किलो हो जाएगा। और अब बात करेंगे एप्पल के सीईओ टिम कुक की, जो भारत यात्रा पे हैं और आज अपने इस दौरे के दूसरे दिन वो पहुंचे हैं हैदराबाद।
तो आज हैदराबाद में कुक विवरॉक कैंपस गए, जहां उन्होंने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और आईटी मंत्री केटी रामाराव से मुलाकात की। इसके साथ ही भारत में एप्पल के पहले डेवलपमेंट सेंटर को लेकर भी घोषणा की। अब टिम कुक कानपुर पहुंच चुके हैं। बता दें कि हैदराबाद की विवरॉक कंपनी ही एप्पल के भारत में खुलने वाले सेंटर को डिजिटल मैपिंग सर्विस और टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। तो टिम कुक हैदराबाद के अपने दौरे के बाद कानपुर के लिए रवाना हो गए हैं। हैदराबाद में उनके दौरे पर पूरी नजर रखी हमारी संवाददाता दीप्ति ने। भारत के दौरे पे आए हुए एप्पल के सीईओ टिम कुक ने दूसरे दिन के दौरे के लिए पहुंचे हैदराबाद। यहां पे पहुंचने के बाद सीधा अपने SEZ कैंपस में जो टेक सेंटर बनाया जा रहा है वहां के उद्घाटन के लिए पहुंचे। ये टेक सेंटर यूएस के बाहर पहला ऐसा टेक सेंटर है जहां पे डिजिटल मैपिंग सेंटर के ऊपर फोकस किया जाएगा। इस उद्घाटन के दौरान तेलंगाना के मुख्यमंत्री KCR और IT और इंडस्ट्रीज मिनिस्टर KTR से भी मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान KCR ने टिम कुक से एक निवेदन भी किया है कि जब भी एप्पल अपना मोबाइल डिवाइसेस मैन्युफैक्चर करने की सोचेगा, हैदराबाद के बारे में जरूर सोचने की निवेदन की है। वहां से निकले टिम कुक अपने होटल पहुंचे, वहां से फिर निकले इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए जहां पे कंप्यूटर लैब का उद्घाटन किया। वहां से सीधा हवाई अड्डे के लिए रवाना हुए अपने अगले पड़ाव कानपुर के लिए। हैदराबाद से दीप्ति बतिनी। तो चलिए, ये आज टिम कुक था हैदराबाद में उनका दिन, और अब कानपुर में होगा कल उनका पूरा व्यस्त कार्यक्रम। इधर एप्पल को भारत में सेकेंड हैंड फोन बेचने की छूट मिल सकती है। CNBC आवाज को मिले एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक कुछ शर्तों के साथ ये छूट देने पर सरकार विचार कर रही है। इस खबर पर और ज्यादा बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं हमारे ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय। लक्ष्मण, पहले तो कहा जा रहा था कि एप्पल को सेकेंड हैंड फोन बेचने की छूट नहीं मिलेगी, लेकिन अब आपको क्या खबर मिली है? हमें जो सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक एप्पल को अपना रिफर्बिश फोन भारत में बेचने की छूट मिल सकती है। रिफर्बिश फोन, जिसको हम आम बोलचाल की भाषा में सेकंड हैंड फोन कहते हैं, इसे भारत में इंपोर्ट करके बेचने के लिए एप्पल ने अपना प्रस्ताव भेजा था। हालांकि टेलीकॉम मंत्रालय ने इस प्रस्ताव का विरोध किया था, लेकिन पर्यावरण मंत्रालय ने एप्पल से कुछ सवाल मांगे थे। उस सवालों के जवाब आ चुके हैं। उस जवाब में एप्पल ने साफ तौर से कहा है कि उसका जो रिफर्बिश फोन है ये दरअसल सेकंड हैंड फोन नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ पुराने फोन के 3 पार्ट इसमें जोड़े जा रहे हैं, जिसमें से एक स्पीकर होगा, दूसरा कैमरा होगा। तो ये आप कहना कि सेकंड हैंड फोन है और ई वेस्ट के कैटेगरी में आता है, सही नहीं होगा। तो एप्पल की इस दलील को काफी हद तक स्वीकार सरकार ने कर लिया है, और इस मुद्दे पर न सिर्फ पर्यावरण मंत्रालय में बल्कि सूत्र बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री कार्यालय तक बैठक हो चुकी है और एक आम सहमति बनती हुई दिख रही है। तो अगले 1 से 2 हफ्ते में इस पर अंतिम फैसला लिया जा सकता है और एप्पल को रिफर्बिश फोन बेचने की छूट मिल सकती है। और ये अगर ऐसा होता है तो काफी बड़ा फैसला होगा, क्योंकि आमतौर पर ऐसे प्रस्तावों को सरकार पहले ठुकरा चुकी है। जी, शुक्रिया लक्ष्मण। डिफरेंशियल प्राइसिंग के मुद्दे पर ट्राई ने यूजर्स के लिए एक नया कंसल्टेशन पेपर तैयार किया है। ट्राई ने इस पेपर में पूछा है कि मौजूदा नियमों का उल्लंघन किए बिना फ्री इंटरनेट एक्सेस को लागू करने के लिए किस मॉडल को अपनाया जा सकता है। इसे कौन रेगुलेट करे, ट्राई या कोई फिर और क्या ये मॉडल सिर्फ मोबाइल डेटा तक सीमित रहना चाहिए या ब्रॉडबैंड के लिए भी कानून लागू होना चाहिए। ट्राई ने इस कंसल्टेशन पेपर पर 16 जून तक जवाब मांगे हैं। इससे पहले जब डिफरेंशियल प्राइसिंग का मुद्दा उठा था या नेट न्यूट्रलिटी का मुद्दा उठा था, तब भी ट्राई ने कंसल्टेशन पेपर जारी किया था, जिसमें 2 सवाल पूछे गए थे। अब ट्राई को लगता है कि उन सवालों से मामला उतना साफ नहीं हुआ। ऐसे में ट्राई ने दोबारा कंसल्टेशन पेपर जारी किया है। मारुति ने अपनी प्रीमियम क्रॉसओवर कार एस क्रॉस की 20,000 से ज्यादा गाड़ियों को रिकॉल किया है। एस क्रॉस के ब्रेक में गड़बड़ी होने की वजह से कंपनी ने यह कदम उठाया है। 20 अप्रैल 2015 से 12 फरवरी 2016 के बीच बनी गाड़ियों के ब्रेक पार्ट में खराबी पाई गई थी और ये खराबी एस क्रॉस के दोनों वेरिएंट पेट्रोल और डीजल में पाई गई है। कंपनी रिकॉल के तहत खराब पार्ट को फ्री में ठीक करके देगी। सियाम के मुताबिक देश में 2012 के बाद से अभी तक करीब 18 लाख गाड़ियां रिकॉल हो चुकी हैं। पेरिस से 66 लोगों को लेकर काहिरा जा रहा इजिप्ट एयर का MS-804 विमान क्रैश हो गया। बताया जा रहा है कि इजिप्ट एयर के इस विमान का संपर्क एयर कंट्रोल से टूट गया था। पहले कहा जा रहा था कि विमान लापता है, लेकिन अब अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि एयरप्लेन क्रैश हुआ था। और आवाज एट 9 में आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।